हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एस के झा सर का क्लास 9th का जो साइंस जो उन्होंने वन लाइनर बनाया है उसी को आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस के लिए होगा, क्योंकि जो बिहार पुलिस का अब की बार का जो सिलेबस है वह 9th और 10th के बेसिस पर ही रहेगा। तो दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एस के झा सर के द्वारा यह बनाया गया है। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पदार्थ की मूल अवस्था क्या है। पदार्थ की मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। और चौथा अवस्था प्लाज्मा है। चौथा अवस्था प्लाज्मा और पांचवा अवस्था जो है वह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है? कंडेंसेट है। तो पदार्थ की कुल अवस्था 5 हो जाएगी। मूल अवस्था 3 है, कुल अवस्था 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या क्या होगा। तो पदार्थ की ठोस अवस्था में रबर आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा और पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो यह गैसीय अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आकर्षण बल सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं। तो उसको आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। तो द्रव और गैस में होता है। द्रव और गैस में होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है, यानी उसको दबा सकते हैं। तो यह गैस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। तो गलनांक ठोस का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊध्रुपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। जिससे जैसे हो जाएगा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर, ये सभी ऊध्रुपातन प्रक्रिया के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान जो केल्विन में 300 केल्विन होगा। 300 केल्विन होगा। 273 इसमें जोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था गैसीय रूप में हो जाएगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, भाप बनने लगता है। शुष्क बर्फ उदाहरण है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यह ऊध्रुपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको गलनांक तापमान कहते हैं। गलनांक तापमान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही। शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ताप का सही मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ कहा जाता है, गैस एवं द्रव को कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, सेल्सियस पैमाने से लिया गया है। जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है वह गैस कहलाता है। रसोई घर में LPG का प्रयोग करते हैं। LPG में नॉर्मल प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। क्या होता है? 273 केल्विन होता है। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है। तो यह वाष्पन प्रक्रिया के कारण। परिघटनाओं का कौन सा समोच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो ऑक्सीजन पहले, उसके बाद जल, उसके बाद शर्करा आता है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण को ऊध्रुपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, जल के तापमान में वृद्धि करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है। मिश्र धातुएं 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण जो होगा उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। पीतल जो मिश्र धातु है वह कॉपर और जिंक का है, Zn और
प्लस Cu प्लस Zn का है, Cu प्लस Zn का है, ठीक है। गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण सोडा जल हो जाएगा, सोडा जल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा जल में विलय होता है, सोडा जल में विलय होता है CO2 हो जाएगा, CO2। प्रकाश की किरणें फैल जाती है, उस विलयन में फैल जाती है, विलयन में, और प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कि द्रव प्लस गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं, तो इसको एरोसोल कहते हैं। इमल्सन का उदाहरण दूध हो जाएगा, दूध इमल्सन पायस का उदाहरण है। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं, तो इसको ऊध्र्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण की विधि एक कौन नहीं है, तो पृथक्करण यानी अलग करने की विधि, घोलना जो है यह विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, तो इसको प्रभाजी के द्वारा मिश्रण को अलग कर सकते हैं। वायु में उपस्थित गैसों को प्रभाजी जो वाष्पन होता है उसी के द्वारा पृथक कर सकते हैं। डाल्टन सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो यह हाइड्रोजन में होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की। परमाणु के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी Z = P + N होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके नचता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। एक्स किरणों की खोज का श्रेय रोएंटगन को जाता है। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। अपरमाणुक कण कौन कौन से होते हैं, तो अपरमाणुक कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसने बताया था कि परमाणु अभिभाज्य होता है, तो जॉन डाल्टन ने बताया था। प्रोटियम में कौन कौन शामिल नहीं होता है, तो प्रोटियम में जो न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, किसी तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है यानी टूटता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। P32 फास्फोरस 32 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, तो ल्यूकेमिया के उपचार में, यानी ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर, आमतौर पर ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। मृदा की प्रकृति जो होती है वह समांगी होती है, मृदा की प्रकृति जो होती है वह समांगी होती है। और यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के रूप में रहता है। अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3 हो जाएगा, अमोनिया का सूत्र NH3 हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या का आकार नैनोमीटर nm में होता है। कौन तत्व एक परमाणुविक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आर्गन हो जाएगा। कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा H2, ठीक है। अमोनियम आयन का सूत्र जो होता है, अमोनियम आयन पूछेगा तो हो जाएगा NH4+ हो जाएगा अमोनियम आयन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र MgOH के होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 होती है। 18 ग्राम जल के एक समतुल्य मोल जो होगा की संख्या 1 होगा। CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फेट बहुपरमाणुक आयन का संकेत SO4 2- हो जाएगा, ठीक है। लौह धातु का प्रतीक Fe जो होता है इसको फेरस बोलते हैं। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश -1 होता है। क्लोराइड आयन पर उपस्थित ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश -2 होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था, तो यह डाल्टन ने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। और सोने की पतली चादर के पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सोने की पतली चादर पर कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 में। और किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान जो होता है वह 44 U होता है। 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करेंगे तो 20 मोल जल हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक संकेत जो हो जाएगा वह N2 होता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानिक का प्रतिनिधित्व कौन करता है,
तो समस्थानिक का प्रतिनिधित्व जो करता है वह कार्बन 614 करता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16/6.02 गुना 10⁻23 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान और हाइड्रोजन अणु के एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होती है। परमाणु का जो मूल कण जो है नहीं बताना है तो इसमें से अल्फा जो है उसका मूल कण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का कौन सा गोला था? तो परमाणु का जो गोला था वह धनावेशित था। अल्फा कण जो होते हैं वह द्विआवेशित होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं वह द्विआवेशित होते हैं। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है? तो हो जाएगा के, हो जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ पर के उसका नहीं है, जो KLMN जो होता है वो वाला के है। कौन सा कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है? तो यह के हो जाएगा। कौन सा कक्ष केंद्रक से सबसे दूर होता है? तो N होता है, N। नेक्स्ट प्रश्न है कि M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 18 होती है। 2 8 1 2 8 10 1 11 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम 11 होता है, उसी का है। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है। क्लोरीन तत्व में M कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो यह 8 होता है। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। सोडियम तत्व में संयोजी कोवेलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है A होता है। कार्बन 12/6C का समस्थानिक नहीं है, तो 11/6 नहीं है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है? तो यूरेनियम 235 का। Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है 2 8 2। मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित रहता है? तो यह रदरफोर्ड ने समझाया था। एक संयोजकता वाले तत्व धातु या अधातु दोनों हो सकते हैं। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी वह 1 होगी। परमाणु का बोर मॉडल को सही प्रदर्शन जो है, यही परमाणु का जो बोर मॉडल है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु में संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान होता है। परमाणु में जो संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव जो हो जाएगा वह पैरामीशियम हो जाएगा। कोशिका का पता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा लगाया गया था। कोशिका का भाग इसमें से कौन नहीं है? तो कोशिका जो द्रव है ना, यह कोशिका का भाग नहीं है। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति जो मुख्यतः बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 1 होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो यह प्रोटीन के बने होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य संचय करना है, यानी एक जगह एकत्रित करना है। किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु में नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीव जो होता है, बहुकोशिकीय में कवक, पादप और जंतु आ जाएगा, ठीक है। पादप कोशिकाएं किस क्रिया के द्वारा जल ग्रहण करती है? तो यह परासरण प्रक्रिया के द्वारा करती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो यह प्रोटीन मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह हरित रवक के कारण होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो यह डिम्ब है, डिम्ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहता है? तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? तो यह साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर प्रभाव पड़ेगा कि वह फूल जाएगा। कोशिका के भीतर श्वसन यानी ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। द्विक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है, तो यह लाइसोसोम में अनुपस्थित होता है। केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग जो होगा वह प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड जो होता है केवल पादप में पाए जाने वाला कोशिकांग है। जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है, तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किया जाता है। राइबोसोम के केंद्र में प्रोटीन सिंथेसिस पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित रहता है, तो यह न्यूक्लियोलस में उपस्थित रहता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम से क्या आशय है, तो यह हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है, गोल्जी उपकरण के द्वारा। सेंट्रियोल किससे संबंधित है, तो हो जाएगा स्पिंडल निर्माण में इसका काम आता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच जो मुख्य अंतर होता है वह न्यूट्रिशन में होता है, न्यूट्रिशन में होता है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में से किसका अभाव होता है, तो क्रोमोसोम का अभाव होता है। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होता है, तो हो जाएगा एक्सोस्मोसिस के कारण होता है। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है, तो हो जाएगा एंडोएस्मोसिस के कारण। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। पौधे में लचीलापन का जो गुण होता है किस ऊतक के कारण होता है, तो हो जाएगा कोलेनकाइमा के कारण। और ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है, तो यह जाइलम में पाया जाता है। ट्रैकिड्स जो होता है वह जाइलम में पाया जाता है। और जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। और जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो जाएगा एस्टोमेटा के द्वारा होता है। किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है, तो कोलेनकाइमा में जो होता है वह उपलब्ध नहीं होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य आहार का चालन करता है। अस्थि कैसा ऊतक है, तो जो हड्डी है यह एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस ऊतक में होता है, तो जाएगा पेशी ऊतक में होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम न्यूरॉन है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। रक्त किस ऊतक का हिस्सा है, तो संयोजी तरल, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवाल में किस तरह का विभाजन पाया जाता है, तो शैवाल में असूत्री विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो यह हो जाएगा दैहिक कोशिकाओं में होता है। स्नायु और कंडरा किस ऊतक के बने होते हैं, तो हो जाएगा संयोजी ऊतक के बने होते हैं, स्नायु और कंडरा, लिगामेंट और टेंडन, ठीक है। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह इसमें परिवर्तित हो जाता है, तो कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। अस्थि कारकों के से प्रवर्धन किस में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा सूक्ष्म नलिकाएं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर का तरल अंश होता है, तो वह प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है, तो पांव विभ्रन्योतक अथवा कैम्बियम के कारण होता है। रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है, तो जो रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं होती है वह प्लेटलेट्स नहीं होता है। किसमें अत्यधिक खींच जाने से मोच आ जाती है, तो लिगामेंट्स में, लिगामेंट्स में अत्यधिक खींच आ जाने से मोच हो जाती है, मोच आ जाती है। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है, मतलब मांसपेशी को हड्डी से। चिकनी पेशियाँ पाई जाती है गर्भाशय, धमनी तथा शिरा में। आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है, तो हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा बढ़ती है। कोशिका विभाजन किस तक सीमित है, कोशिका विभाजन किस तक सीमित है, तो हो जाएगा विभज्योतक कोशिकाएं तक। और सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है, तो हो जाएगा कैम्बियम कोशिकाओं में सक्रिय विभाजन होता है। घास की तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता में बढ़ती है, तो हो जाएगा अंतर्वेशी विभजिया में बढ़ती है। और कृत्रिम उपकला किसका नाम है, तो यह हो जाएगा सल्की उपकला का नाम है, सल्की उपकला का नाम। और स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, तो हो जाएगा अमाशय और आंत में पाया जाता है। किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है, तो यह हो जाएगा उपकला। और गार्तिकामय ऊतक क्या है, तो गार्तिकामय ऊतक संयोजी ऊतक को कहते हैं।
सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया? तो रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा के अधीन कौन आता है? तो जगह मर्चेटिया जीनस आता है, मर्चेटिया जीनस आता है। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है उसको अनाथा कहते हैं, एनाथा कहते हैं। और नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जी अंग है? तो संघ एनिलिडा वर्ग का, एनिलिडा संघ के जो उत्सर्जी अंग है उसको नेफ्रेडिया बोलते हैं, नेफ्रेडिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अमीबा निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो अमीबा जो है ना वह प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है, प्रोटोजोआ वर्ग का। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के प्राणी हैं? तो जाएगा प्रोटिस्टा का। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज किस संघ का जंतु है? तो जाएगा टेपवर्म का। और पेरिफेरा फाइलम जो जाएगा स्पॉन्ज संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण दे दीजिए तो हो जाएगा मकड़ी। मोलस्क फाइलम का जंतु जो हो जाएगा वह ऑक्टोपस हो जाएगा, ऑक्टोपस। वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। चलिए फिर अब देखते हैं फिजिक्स का। गति का SI इकाई मीटर पर सेकेंड होता है, वेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। गति परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण भी एक सदिश राशि है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। विस्थापन एवं समय के बीच जो ग्राफ का ढाल देता है वह वेग देता है, वेग, वेलोसिटी। समय एवं ग्राफ के बीच वेग एवं समय के बीच ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन जो होगा 0 होगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जो बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 72 गुना 5/18 तो 18 चौका 72, 4 से 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ याद रखना है दोस्तों कि यहाँ बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा से क्या करेंगे, मतलब 72 गुना 5/18 करेंगे, ठीक है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है तो उसका त्वरण जो होगा वह एक समान होगा। क्या होगा? एक समान है, क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। किसी वस्तु का विस्थापन d प्रोपोर्शनल t स्क्वायर हो तो उसका वेग तो समय के साथ समानुपाती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। समान वृत्तीय गति में त्वरण की जो दिशा होती है वह केंद्र की तरफ होती है। और विस्थापन समय ग्राफ से हमें चाल प्राप्त होता है, विस्थापन और समय से के ग्राफ से हमें चाल प्राप्त होता है। और वेग समय ग्राफ से हमें विस्थापन और त्वरण दोनों प्राप्त हो सकता है। दाब का SI मात्रक, तो दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है तो ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर नहीं करता है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति जो उदाहरण है वह समान त्वरित गति का उदाहरण है, समान त्वरित गति का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है तो उनका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि है, चाहे जहाँ भी रहे द्रव्यमान नहीं बदलता है तो 60 kg ही होगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 kg है तो चंद्रमा पर इसका भार 6 kg हो जाएगा, क्योंकि भार में आभासी कमी और वृद्धि होते रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तथा उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 98 न्यूटन होगा, क्योंकि 1 kg में लगभग 9.8 न्यूटन पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, तो 10 kg है तो 10 से गुना कर लेंगे 98 हो जाएगा। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इनका विस्थापन जो होगा वह 1r हो जाएगा। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम जो ऊंचाई होगी वह u² होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखें, u² होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का SI मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, d और CGS मात्रक डायन होता है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, गति का जो दूसरा नियम है वह संवेग से संबंधित है। संवेग का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। गति के कुल कितने नियम?
तो 3 नियम है। बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर? तो तृतीय नियम पर आधारित है। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। संवेग जो होता है वह वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। किसी विलग निकाय में संरक्षित क्या रहता है? तो वो संवेग ही रहता है। घर्षण बल हमेशा गति के उल्टी दिशा में लगता है। 1 न्यूटन जो बराबर होगा उसको 1 kg/s² भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु में बल लगाने से उसकी डैश परिवर्तित होती है, तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो यह त्वरण से संबंधित है। जड़त्व का गुण जो है वह त्वरण से संबंधित है। संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? तो उसका आकृति परिवर्तित हो सकता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो बल का परिभाषा जो न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। और बल का व्यंजक A बराबर A में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो वह दोगुना हो जाएगा। बल त्वरण से हमें क्या प्राप्त होगा? तो बल और त्वरण से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। संवेग परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन के जो दर को बल कहते हैं। एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है उसको जड़त्व कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। किसी पिंड का जड़त्व जो होता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करती है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। किसी वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है और सबसे जो मजबूत बल होता है वह नाभिकीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। चंद्रमा पर G का जो मान होता है पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होता है। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार जो हो जाएगा वह 30 kg हो जाएगा। ठीक है। दाब का सही मात्रक Nm/m² होता है जिसको पास्कल बोलते हैं। दाब की सही इकाई पास्कल होता है, पास्कल। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? तो हो जाएगा उत्प्लावता नियम पर आधारित है। पानी का अपेक्षिक घनत्व तो 10⁻³ kg/m³ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? तो यह पास्कल के नियम से पता चलता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव के अंदर जाने पर दाब का जो मान होता है वह बढ़ता है। पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर G का मान घटता है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी के समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा F/4 हो जाएगा। संबंध F = G mm/d² में राशि G जो होगा वह प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच के होता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ एक गुरुत्व बल के कार्य द्वारा है और एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है
तो जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार जो होगा वह 8 न्यूटन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का सही मात्रक जूल होता है। ठीक है, घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है, और बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि लंबवत में थीटा का मान क्या रखेंगे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, और W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है, इसलिए शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य mgh कहलाता है, mgh होता है, और ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 1 वाट जो होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड को कहते हैं। शक्ति का सही मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो घंटा पूछ रहा है कितने जूल के बराबर होगा, तो हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा। एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है, 10 घंटे में यह कितना ऊर्जा उत्पन्न उपयोग करेगी, तो 10 यूनिट करेगी। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है ना, वह अचर रहता है। और कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक वाट या जूल होता है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 12 mv² किसका मात्रक है, तो यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं कि घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा का संग्रह करता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा का करता है। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन घटने लगेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहेगा तो घटेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा कैसा होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, क्योंकि वह नियत रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो शक्ति जो है वह अदिश राशि है। जूल के स्थान पर किस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, तो न्यूटन मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। एक मशीन 200 जूल कार्य कर 8 सेकंड में करती है। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में पूरा करती है। मशीन की शक्ति कितनी होगी, तो 25 वाट होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तब परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर आती है। बांध के संग्रहित जल में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होगी। निर्वात में ध्वनि का जो वेग होता है वह शून्य होता है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। मानव में ध्वनि की जो श्रव्यता का जो औसत प्रास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। बाहरी कान को कर्ण पलव कहते हैं। किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो ध्वनि के संचरण के लिए। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, वहीं पर प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती है। मानव कान के किस भाग में द्रव भरा रहता है, तो यह कर्णावर्त में भरा रहता है। कर्णावर्त में द्रव भरा रहता है।
ध्वनि की तीव्रता की इकाई वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। कण के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंगों में होती है? तो यह अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? तो सघन माध्यम में बढ़ जाती है। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। तरंग में क्या संचारित होता है? तो संवेग और ऊर्जा दोनों संचालित होता है। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो बाधा का पता लगाना और नेविगेशन शामिल होता है उसमें। धातु का भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है प्रस्रव तरंगों का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की गति क्या होगी? तो आवर्त गति होगी। किसी गैस में कौन सी तरंग उत्पन्न हो सकती है? तो किसी गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगियों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाले जो तरंग होते हैं वह केवल अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। और वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति केवल अनुदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होगी? तो यह ठोस माध्यम में होगी। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। सोनार का उपयोग हम प्रस्रव तरंगों में करते हैं। साउंड नेविगेशन में रेंजिंग फुल फॉर्म होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग को हेपेटाइटिस कहते हैं। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। स्कर्वी किस विटामिन कमी से? तो सी की कमी से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और बीसीजी टीके का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। कॉलरा किसके कारण होता है? कॉलरा जो होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। पीलिया जो होता है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह लीवर को करता है। टिटनेस कौन सा रोग है? तो यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया तो यह एक संक्रामक रोग है। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। रेबीज का वाहक कौन है? तो रेबीज का वाहक जो हो जाएगा वह विषाणु हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा आता है। लाइकेन कहाँ पाया जाता है? तो यह पत्थर में पाया जाता है। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन सा गैस है? तो CO2 है, CO2। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत समतापमंडल में। पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन O3 को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस CO2 होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो वाष्पन के द्वारा होता है। जैव मंडल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों का प्रवाह कौन सा है? तो यह चक्रीय प्रवाह होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो प्रमुख जीव होता है वह राइजोबियम होता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। दलहन फसल से खेत को प्राप्त नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फल सब्जियों के विकास के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाए जाते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। और पौधों में पोषकों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो ये मृदा के द्वारा होती है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई है? तो श्वेत क्रांति अपनाई है, श्वेत क्रांति। और मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए होता है। मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? तो शहद का सर्वत्र उपयोग होता है इसी कारण। और कुक्कुटों के आहार में आवश्यक अवयव कौन कौन से होने चाहिए? तो कुक्कुटों के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण होना चाहिए। और गाय की देसी नस्ल साहिवाल होती है, साहिवाल। गाय की देसी नस्ल को जर्सी कहते हैं। गाय के संकर नस्ल को फ्रिसवाल बोलते हैं। और कौन सी मीट जो है जल की मछली नहीं है?